धड़कते दिल और सुनते कानों को तस्वीर उमर का सलाम। तो आज हम अगले व्लॉग में मौजूद हैं स्टूडेंट वीज़े के हवाले से। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, फेसबुक पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, मैं रिप्लाई सबका नहीं कर सकता और डिटेल इतनी बता नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा एक व्लॉग बना लिया जाए। इसमें आपको बताया जाएगा भाई स्टूडेंट वीज़ा कैसे लगेगा, क्या स्टेप्स हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना ख़र्चा आ जाएगा, सारा इस बारे में बताया जाएगा। तो इंशाल्लाह आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह मैं आपको बेसिक लेवल पे आगे बताऊंगा। मैं आपके कंसल्टेंट तो हूँ नहीं, लेकिन ये है कि 5 साल ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं, दोस्त भी आते रहते हैं, तो सारी समझ आ चुकी है। तो इंशाल्लाह आपको बेसिक लेवल से बताया जाएगा। आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने तसव्वुर व्लॉग सब्सक्राइब करना है और इसको बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। चाह बगैर ना दिमाग नहीं खुलता। अच्छा जी, शुरू करते हैं। तो जिस ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा जिसको कहते हैं सब क्लास 500, ये डिफरेंट किस्म के वीज़ाज़ हो सकते हैं। किसी ने बैचलर में आना है, मास्टर्स में आना है, डिप्लोमे में आना है, पीएचडी में आना है। खैर ये सब के बारे में बता नहीं सकता अभी इस वीडियो में। तो मैं सबसे पहले उनके बारे में बताऊंगा जो बैचलर कर चुके हैं पाकिस्तान में और मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा जी, अब आपने बैचलर कर लिया। लेट्स सपोज जी मैंने इंजीनियरिंग में किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने बैचलर की थी और मैंने मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में आना था। तो व्हाट आई हैव डिड के वो कभी फिर बताऊंगा कि क्या सिनेरियो बने, कैसे आया मैं। तो स्टेप्स पे आते हैं। अच्छा जी, जब आपने मास्टर्स के लिए आना है, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो, उसको कहते हो मैंने मास्टर्स में जाना है, तो वो कहता है कि आपका सबसे पहले हम अनकंडीशनल लेटर के लिए अप्लाई करेंगे, जिसको आप ऑफ़र लेटर भी कहते हैं। वो आपको अप्लाई करवा देता है एक यूनिवर्सिटी में। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आप किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के पास जाएं, उनके यूनिवर्सिटी के साथ एलोकेशन होती है, वो डिस्काउंट वगैरह ये वो सारा वो खैर वो आपको बता देगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अप्लाई करना है तो वो ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करता है। ऑफ़र लेटर को आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि भाई आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वो आपको ऑफ़र लेटर भेज रही है कि ठीक है भाई, हम आपको एडमिशन देना चाहते हैं। इसके बाद अगले स्टेप्स आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है ऑफ़र लेटर, वो कर लिया आपने। उसके बाद अब अब बैंक स्टेटमेंट के हवाले से डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन जो अमूमन 40 से 50 हज़ार डॉलर शो करवाना पड़ता है बैंक स्टेटमेंट में। अब इसका मकसद क्या होता है कि भाई जी बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर लिया, वो आ गया है, लेट्स सपोज जी उसको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके बैक एंड पे इतने पैसे हों कि वहाँ भाई वो सर्वाइव कर सके स्टडी के दौरान। तो ये बेसिकली वो अमाउंट शो करवानी होती है कि यार अगर आपको इधर कुछ नहीं बन पा रहा तो आपकी फैमिली इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको सपोर्ट कर सके वहाँ से। अच्छा यार, साहब तो पहले टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सबका लगेगा। हाँ ठीक है जी, इजी और रिलैक्स हो, वीडियो को देखें। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट 40 से 50 हज़ार डॉलर। अच्छा, मैं ये सारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ। बाज़ लोग ना मिक्स कर देते हैं अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। ऑस्ट्रेलियन डॉलर सस्ता है, अमेरिकन डॉलर महंगे हैं। लेट्स सपोज अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट है 190, मतलब एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190 रुपये का है। तो ये जो 40 से 50 हज़ार डॉलर की स्टेटमेंट है, इन सम केसेस 55 हज़ार डॉलर भी बैंक स्टेटमेंट शो करवाना पड़ती है। तो ये नियरली 1 करोड़ या उसके अराउंड अबाउट पैसे बनते हैं। मतलब ये आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है मास्टर्स के लिए, ठीक है। अब ये अमूमन कंसल्टेंट कहते हैं कि यार ये आप जब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर देते हैं तो बैंक स्टेटमेंट बैंक में रख लें ये, ताकि वो शुरू से यूनिवर्सिटी को ना कन्विंसिंग लगे कि भाई जी ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप आना चाहते हैं सिर्फ स्टडी के लिए। और लैदा चीज़ है कि तुम आगे पैसे कमाने हैं, ਉਹਦੇ बारे जी मैं बाद च गल करांगा। अच्छा जी, उसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया मास्टर्स के लिए बता रहा हूँ। अब यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट तरह की, जैसे पाकिस्तान में जी कोई बंदा यूईटी में जाता है, नर्स में जाता है, वो कैटेगरी 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनकी फ़ीस ज़्यादा है। जो यहाँ पे कैटेगरी 1 की, जिसमें डीकन हो गया, ला ट्रोब हो गया, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी होगी। अच्छा जी, उधर उसने अप्लाई कर दिया, उन्होंने कहा जी भाई हम 15 हज़ार डॉलर एक सेमेस्टर की फ़ीस है, रफली बता रहा हूँ। अच्छा जी, 15 हज़ार डॉलर। अब 15 हज़ार को आप 190 से मल्टीप्लाई कर लें, नियरली 25 लाख प्लस बनता है, ठीक है। ये तो यूनिवर्सिटी की फ़ी आ गई है, ये जो आपने देनी है। अच्छा जी, उसने दे दिया
बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवा दी, फ़ीस, अब आपकी फ़ीस पे करनी है आपने, ठीक है जी। फ़ीस आपने पे कर दी। वो अब डिफरेंट तरीके हैं, कोई वेस्टर्न यूनियन से कराएगा, कोई कहीं से कराएगा, किसी के यहाँ दोस्त हैं वो उसको कह देगा यहाँ जमा करवा दो, मैं तुम्हारे पाकिस्तानी अकाउंट में फेंक दूँगा, ये डिफरेंट टॉक है। खैर ये बात का मसला है। तो ये फ़ीस होगी। उसके बाद वो आपके COE के लिए अप्लाई, ECOE के लिए अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। अच्छा, ये अब ना वीज़े के लिए चाहिए होती है ये लेटर, जिसमें आपको कहते हैं कि भाई ये एनरोलमेंट आपकी हो चुकी है। अब उसके लिए वो वीज़ा ऑफिसर्स क्या चीज़ें मांगते हैं। पहले तो भाई वो आपका जो स्पॉन्सर है, अगर तो आप खुद बहुत अमीर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पेरेंट्स ही होते हैं स्पॉन्सर। अब पेरेंट्स जो स्पॉन्सर्स हैं वो क्या करेंगे जी, उन्होंने आप शो करवानी है कि भाई मंथली हमारी एक अच्छी इनकम आ रही है, हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है, अगर वो सैलरी वाले हैं, नौकरी करते हैं, तो उनकी सैलरीज की पे स्लिप्स लगेंगी, मंथली शो करवाना पड़ता है। तो ये मंथली आपको 6 से 7 लाख शो करवाना पड़ेगा कि भाई ये हमारे घर में इतना पैसा आ रहा है, मैं तो पढ़ने आ रहा हूँ, पैसा तो पहले बहुत है, मैं तो एक्सप्लोर करने आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। अगर तो बिज़नेस है तो फिर बिज़नेस के वाले से उसकी सारी वो ट्रांजैक्शन ये वो हिस्ट्री लगेगी। अब इसके साथ साथ अगर आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मतलब कोई प्लॉट है ये वो, आप उसको भी एफिडेविट लगाएंगे। ये सारा कचहरी का काम है। तो एफिडेविट लगाएंगे आप कि भाई जी हमारा वहाँ पे प्लाट है, हमारा डिफेंस में प्लाट है, साढ़ा कैंडिडेट प्लाट है, साढ़े को तो पैसा पहले ही बहुत है। अच्छा खैर, ये रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल प्लाट्स हो गए ये वो, इनकी एफिडेविट्स वगैरह लगेंगे। उसको आप इंग्लिश में करेंगे, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके वो एफिडेविट बन जाता है। तो वो आप सारा शो करवाएंगे कि भाई ये सारा वो आप शो कराएंगे। फिर आपका अगर एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब मेरा ज़री ज़मीन है, वहाँ से अगर आपको कोई ठेका आता है या उसकी जितनी भी लैंड की रेट है, जितना उसकी प्राइस है, ये सारा आपने शो करवाना साथ इसको। फिर आप, ये होता है बेसिकली ना एक GTE कहते हैं, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। तो बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा जो मतलब हाई कमीशन है वहाँ पाकिस्तान में, वो ये देखता है कि भाई ये जो स्टूडेंट है ये जेन्युइन है, ये सही है बंदा या नहीं, ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट इसने दिए हैं या नहीं। तो जी ये सारा आपने रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर लैंड का शो कराना है और मंथली शो कराना है, भाई इतने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा आपने, ये वीज़े की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आपको सर्टिफिकेट कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आ गया, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट और फिर ये क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, ये सारा वारा ना आपने उनको दे दिया, एम्बेसी को, वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब वो क्या कहेगा भाई, जा भी ज़रूरी है। अच्छा, अब उसने अगर उसने कहा कि भाई ठीक है, अब आप ना मेडिकल करवा लें अपना। मेडिकल की फ़ीस है 28 से 30 हज़ार पाकिस्तान में। वो आपने मेडिकल कराना है, चेस्ट एक्सरे ये वो, बीमारी तो नहीं ख़ास आपको ये वो ना, मोस्टली 90% क्लियर हो जाते हैं। और फिर आप वो कहेगा जी बायोमेट्रिक करवा लो। बायोमेट्रिक की भी डेट्स काफ़ी लेट मिलती हैं पाकिस्तान में, मेडिकल की भी। खैर बायोमेट्रिक है जो, वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का, लाहौर में भी होता है ये वो। तो वैसे मैं आया था HR कंसल्टेंट लाहौर में, उनके थ्रू आया था। अच्छा जी, आपने बायोमेट्रिक करवा लिया 8 से 10 हज़ार रुपये का, मेडिकल हो गया 28 से 30 हज़ार रुपये का, ठीक है। ये आपने सारे डॉक्यूमेंट वीज़ा ऑफिसर को दे दिए। उसके बाद जी आपने उनको देना SOP कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में आने ऑस्ट्रेलिया में आने का आपका मकसद क्या है। ये जो SOP है ये 70% कंसल्टेंट ही लिख देते हैं और कहते हैं हम लिख देंगे, हम थोड़े पैसे लेंगे। स्टूडेंट खुद भी लिख सकता है। अब इसमें क्या है कि भाई जी वहाँ से मैंने बैचलर किया, सेकंड ईयर की, ये वो अच्छे मार्क्स सारा बता देना, इतने इतने मैंने नंबर लिए ये वो, मैं यहाँ आना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं डिग्री लेना चाहता हूँ, ये मुझे बड़ी फ़ायदेमंद होगी, मैं पाकिस्तान जाऊँगा मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, इसके एक बाहर का एक वो अंदर फैक्टर होगा कि बाहर से डिग्री करके तो मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है। ये सारा SOPs में लिखना होता है। फिर ये लिखना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया, वाई यू डिडंट चूज़ कैनेडा, अमेरिका, इधर उधर UK क्यों नहीं गए। तो आपने उसको बताना है कि भाई जी मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ का, कल्चरल कंट्री है, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं, मौसम बहुत खुशगवार है। कनाडा में जैसे भी बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ ये वो, तो आप उसको कहते हैं कि भाई जो वो मेरे लिए फ़िज़िबल नहीं है, मैं एक गर्म इलाके से आया हूँ, मुझे बर्फ़ से इतनी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया का मौसम बड़ा खुशगवार है।
तो ये सारा SOPs में आपने लिखते जाना है। अच्छा, अब ये जो आपने SOPs में लिखा ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैं डीकन में आया था, फिर वो आपको इंटरव्यू करता है उनका ही एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, वो इंटरव्यू करता है। आपको कॉल आती है, पहले बता देते हैं टाइमिंग, तब कॉल आएगी। वो आपको कॉल करता है, आपको पूछता है यही सवाल है SOPs वाले कि भाई जी आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हैं, ये फील्ड क्यों चूज़ किया मास्टर्स के लिए, इसका आपको क्या स्कोप है, वो सारी बातें आपने वही बतानी है। ऑस्ट्रेलिया का मौसम ऐसा, ये वो अच्छा है, रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह, क्राइम रेशो बहुत कम है मेलबर्न में, जैसे मैं मेलबर्न में होता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने बताते जाना उसको, ठीक है जी। अच्छा जी फिर आ गई वीज़ा फ़ीस। अब वीज़ा फ़ीस है आजकल है $660, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कह रहा हूँ, 660 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये आपने जमा करवानी है। फिर आ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, अब मेरा 2 साल का स्टूडेंट वीज़ा लगा है, उस दौरान अगर मुझे कोई बुखार या कुछ ये वो जो चीज़ें कवर होती हैं, दांत का नहीं कवर होता, ठीक है, दांत का इलाज पूरी दुनिया में महंगा, यहाँ भी, तो उसमें वो आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ती है। इस दौरान अगर आपको कोई बीमार या कुछ सिर पीड़ ये वो डॉक्टर के पास जाना है, तो वो उस इंश्योरेंस में कवर होता है। 70% इंश्योरेंस आपके पैसे दे देती है, 30% आपने पे करने होते हैं दवाइयों के, ये वो डॉक्टर की फ़ीस, ठीक है। तो वो है $1500 से $2000, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की चूज़ कर रहे हैं, किस इंश्योरेंस को चूज़ कर रहे हैं, और बेसिक या प्रीमियम कौन से लेवल की चूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। ये है वो फ़ीस। अब वो जो कंसल्टेंट है वो लेगा आपसे पाकिस्तान में 20 से 50 हज़ार रुपये के दरमियान कंसल्टेंसी फ़ीस है कंसल्टेंट की। वो जो सारा अप्लाई करता है, उसने अप्लाई करना है वीज़े वाले को, या जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सारा कुछ ये उसकी फ़ीस है, डिपेंड ऑन के वो कौन सा कंसल्टेंट है। अच्छा, अब आइल्स की तरफ आ जाते हैं कुछ लोग कहते हैं यार आइल्स करें या ना करें ये वो। अच्छा यार, जब आपने मास्टर्स के लिए आना, जैसे लेट्स सपोज जी मैं डीकन यूनिवर्सिटी में आया था, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, डीकन यूनिवर्सिटी में आया था, तो तब मैंने आइल्स नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि ये कैटेगरी 1 की यूनिवर्सिटी है, ये आपको आपसे ना इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर मांगती हैं। अब इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर क्या है कि भाई जो मैंने बैचलर किया, जैसे मैं यूनिवर्सिटी लॉ से ग्रेजुएट हूँ, जो आपने बैचलर किया वो आपकी सारी जो मीडियम था वो इंग्लिश में था, सारी स्टडी का मतलब सारी किताबें इंग्लिश में थी, इंग्लिश में पढ़ी हैं आपने। आप कहते हैं यस, मैंने यूनिवर्सिटी लॉ से लिया इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर के, भाई जी सारा इंग्लिश मीडियम मैंने पढ़ा ये वो। अब मैंने लेटर को दे दिया डीकन को, तो उन्होंने कहा ओके आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटी नहीं मांगती, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा। अब डीकन में जब आया था $19,000 फ़ीस थी तब, तो तब तो 26-27 लाख बनता था, लेकिन अब $19,000 का मतलब है 35 लाख प्लस। तो अब बेसिकली यार चक्कर ये है कि आपने यूनिवर्सिटी वो चूज़ करनी थी जिसकी यार थोड़ी फ़ीस हो ज़रा, क्योंकि घर वालों पे भी कम बर्डन पड़े और आप भी सुकून से आ जाए। और इधर आके अगर आप जैसे अब ये $15,000 है सेमेस्टर की फ़ी, तो यार एक सेमेस्टर में $15,000 यहाँ रह के इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है, नियरली नामुमकिन है। मतलब और भी खर्चे हैं, गाड़ी का ये वो, रेंट शेंट, पानी के बिल, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अमूमन लोग क्या कहते हैं यार ये 15-20 हज़ार वाली यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं कि चलो एडमिशन तो हो। अब ये डीकन, ये जो कैटेगरी 1 की यूनिवर्सिटी, इनकी वीज़ा रेशो 96% है, इससे भी ज़्यादा है, मतलब आपका वीज़ा लगना है इंशाल्लाह। तो इसमें लोग आ जाते हैं, बाद में फिर यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं इधर आके, मतलब उसी फील्ड में रह के कोई लो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जिसकी फ़ीस कम है और इजीली पे कर लें। खैर अमूमन 70% तो लोग ऐसे ही करते हैं, जिन्होंने को पढ़ना है या तलीम हासिल करनी है, को नाम बनाना है, तो वो उसी यूनिवर्सिटी में रहते हैं ना। अदरवाइज़ लोग छोटी यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं और फ़ीस कम दे देते हैं, तो वो इजीली पे कर लेते हैं और डिग्री भी हो जाती है। तो उनका खैर चक्कर ये होता है कि भी पैसे कमाने हैं, तो ये बस एक फार्मेलिटी है मास्टर्स में आने के लिए। लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ मास्टर्स में हैं और आपके यहाँ आगे इधर पढ़ाई छोड़ दें। पढ़ाई छोड़ेंगे तो वो CEO कैंसिल हो जाएगी, वो कैंसिल होगी तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ने वापस ही जाना है। इसलिए आपने स्टडी को साथ साथ मेंटेन रखना है, पढ़ना ही पढ़ना है, वो क्लियर करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आइल्स आपको देना पड़ेगा। आइल्स की फ़ीस 65 से 70 हज़ार रुपये है, ये डॉलर में होती है। तो आजकल 65 से 70 हज़ार रुपये के दरमियान आइल्स का टेस्ट हो रहा है। अब आइल्स नहीं देना चाहते तो PTE भी दे सकते हैं। PTE ये कंप्यूटर में होता है, और आइल्स आप समझ, आइल्स का तो आपको पता ही है। PTE भी दे सकते हैं, उसकी भी सेम फ़ीस है। अच्छा जी, इसमें क्या आप जी आइल्स में ईच बैंड आपको 6 चाहिए, ईच बैंड राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में ईच बैंड 6 चाहिए, लेकिन ओवरऑल आपको 6.5 चाहिए बैंड। ये मास्टर्स के लिए बता रहा हूँ। डिप्लोमा के लिए डिफरेंट कैटेगरी है, वो उसका मैं एक और डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है जी। ये आपको बैंड चाहिए। अच्छा, ये अब आपने सारे ये लेटर उनको जमा करवा दिए, और
अमूमन 2 से 3 महीने में वीज़ा आ रहा है आजकल, तो आपने वीज़े का वेट करना शुरू कर देना है। चलो जी, वीज़ा आ गया, वीज़ा आ गया, मुबारक होए जी, मुबारक होए, तुहानू भी मुबारक। नहीं नहीं, बैठो बैठो 1 मिनट, मैं दस 1 मिनट बैठो। अच्छा जी, वीज़ा आ गया आपका। वीज़े के बाद अब आ गई टिकट। अच्छा, वीज़ा ना अमूमन स्टडीज़, मतलब आपका जैसे लेट्स सपोज जी फरवरी वाले इनटेक में आ रहे हैं, तो 4 मार्च को क्लास है, तो वो आपको ना 2-2.5 महीने पहले वीज़ा दे देते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपने जल्दी आना या नहीं। मैं 2 महीने पहले आ गया था कि चलो यार यूनिवर्सिटी से जाने से पहले थोड़ा अकोमोडेशन का मसला, में रिहाइश रुहाइश है वो मसले हल हो जाएँ और थोड़ा मैं अपने ट्रैक पे आ जाऊँ, तो फिर ईज़िली हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा टिकट करवानी है। टिकट 5 से 7 लाख के बीच में हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है जी, 5 से 7 लाख के बीच में टिकट हो रही है, वो आपने करवा लेनी है। अब साथ कितने पैसे लेके आने हैं? हाँ यार, मैं लाया था $3000, 2019 की बात है। ठीक है जी, तो अमूमन लोग $500-600 में भी आ जाते हैं, लेकिन यार मैं कहूँगा कि कम से कम आप $3000 तो लेके आएँ। उससे ये होगा कि चलो यार, आप अगर आते जॉब शॉब या पार्ट टाइम जॉब नहीं लगती आपकी, तो आपके पास थोड़ा हो। अब इधर तो कोई इतना सका है नहीं कि वो आपके पैसे लगाई जाए। खैर, अगर आपको कोई रख लेता है, लेने वाला है, और रख लेता है, वो कहता है चलो जब तक तुम्हारा कोई अर्निंग नहीं शुरू होती तो तुम हमारे घर में रुक लो, खाना पीना ये वो सारा कुछ फ्री है, तो ठीक है। वो तो अब कोई ऐसा हो तो ठीक है। ठीक है जी, तो आपने इतने से लेके आने हैं। बाज़ का लोग $5000+ भी लेके आते हैं, वो आते हैं गाड़ी ले लेते हैं छोटी सी, तो वो फूड डिलीवरी वगैरह, ऊपर ईट्स, तो कॉमन ही लोग आके ऊपर ईट्स ही शुरू करते हैं। उसकी अर्निंग ये वो सारा वो मैं अभी एक किसी और वीडियो में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप इतने से डॉलर लेके आएँ साथ, तो वो आपने ले लिए साथ, टिकट होगी, आप ऑस्ट्रेलिया आ गए। अब ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आपको जहाज़ में ना एक डिक्लेरेशन लेटर देते हैं कि भाई आपने क्या क्या लेके आए, क्या नहीं लेके आए, सच बोलना, क्योंकि वो रैंडमली बैग चेक भी कर लेते हैं। मैं नहीं हूँ तुम सिगटा के 10 डंडे लाओ तो उन्होंने कोई जी सिगटा है ही नहीं, बाद जो फड़ लेगा तो फिर तो मसला हो सकता है। इसलिए आप पहली दफ़ा आए हैं, कोई रिस्क ना लें। कोई कह रहा है जी मेरे लिए 5-7 डब्बियाँ सिगरेट की ले आना है, मैं कहना भाई सॉरी, 2 डब्बियाँ लो हैं, 40 सिगरेट, 40 डब्बियाँ नहीं, 40 सिगरेट लो हैं अमूमन ये जो लोग लेके आते हैं। तो आप उसको कहें भाई जी मैं 2 डब्बियाँ लेके आ सकता हूँ, उसके अलावा आई एम सॉरी। जिसके पास आप आ रहे हैं, अगर वो आपसे कोई फरमाइश करे तो आपने वो डिक्लेरेशन ज़रूर करनी है। अब उसके ऊपर लिखा होता है यार आप किस सबर्ब मीन्स के एरिया, किस एरिया में आप जा रहे हैं। आपने वहाँ एड्रेस लिख देना अपने दोस्त का जिसके पास जा रहे हैं, जो आपको लेने आ रहा है। जैसे मैं ब्रॉड मीडोज़ में रहता हूँ, मैं वहाँ का एड्रेस लिख दूँगा और मैं उधर सारा इन्फॉर्मेशन उस कार्ड पे लिख दूँगा, यहाँ पे जा रहा हूँ ये वो आगे आके आपने काउंटर पे दे देनी है, वहाँ से आपकी क्लियर हो जानी है, सामान सारा कुछ क्लियर हो गया। बाहर आना, आपको आपके दोस्त ने लेने आ जाना। मुबारक हो भाई जी, ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया, मुबारक हो जी, मुबारक हो। अच्छा जी, ये आप आ गए। अब आप आ गए, अब आपके पास 2 महीने हैं। आप थोड़ा जॉब शॉप पार्ट टाइम ढूंढने की कोशिश करें, थोड़ा दिल भी लगे यार। लेकिन ये ना, अब लोग लड़के आते हैं कहते हैं आंधे में पहले दिन ही डॉलर कमाने शुरू करता, पहले दिन ही ट्रैक पे आ जाए। ऐसे नहीं होता, हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है। डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ी चाहिए होती है जहाँ पे ना आपको जॉब के लिए, ये वो, तो उसको थोड़ा टाइम दें। 2 हफ्ता भी लग सकता है। खैर, मैंने 2 महीने कोई जॉब नहीं की, तो इसलिए आप आते ना इतना प्रेशराइज ना हो जाएं यार मैं आ गया, कुछ नहीं हो रहा है। वो रिलैक्स करें, सारी चीज़ें टाइम के साथ हो जाएंगी, सारी समझ आपको आ जाएगी। ठीक है जी, आप आएँ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में सारे स्टेप्स बता सकूँ। अगर कोई स्टेप रह गया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। और इसके बाद मैं डिप्लोमा वीज़े पे बनाऊंगा, जो एफएससी के बाद आना चाहते हैं। फिर मैं उस पर बनाऊंगा जो मास्टर्स के बाद आना चाहते हैं। फिर मैं उस पर बनाऊंगा जो इमिग्रेशन के लिए डायरेक्ट वहाँ पे पीआर के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बाकी जी सर, अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को प्यार देने का शुक्रिया। 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपका हामी नासिर।